हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज़। सो आज हम लोग देखने वाले हैं BEGG 172 का सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। सो एज यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस साफिर-वुर्फ हाइपोथेसिस है। डू यू एग्री विद दिस थ्योरी? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अब यहाँ पर वर्ड लिमिट आपके क्वेश्चन पेपर में दे दिया जाएगा। जैसे आपका वर्ड लिमिट रहेगा वैसे ही आपको आंसर करना पड़ेगा। जैसे आपने शॉर्ट नोट्स में आपको पता है कि सेक्शन ए में कितना वर्ड्स था एंड सेक्शन बी में 400 टू 450 वर्ड्स का लिमिट का ये दिया गया है। तो चलिए देखते हैं साफिर-वुर्फ हाइपोथेसिस क्या है। साफिर-वुर्फ हाइपोथेसिस इज अ लिंग्विस्टिक थ्योरी। ये एक लिंग्विस्टिक थ्योरी है दैट द सिमेंटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज शेप्स और लिमिट्स द वेज इन विच अ स्पीकर फॉर्म्स कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये बताया जा रहा है कि ये साफिर-वुर्फ जो हाइपोथेसिस है वो एक पर्टिकुलर सिमेंटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज जो है, जो एक स्ट्रक्चर दिया जाता है लैंग्वेज को, भाषा को, वो चीज़ कैसे करके होता है, वो शेप होता है जैसे स्पीकर फॉर्म करता है कंसेप्शंस ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारे दुनिया में हम लोग जो देखते हैं, जो चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, चीज़ हो, कोई भी थिंग हो, उस चीज़ का एक लैंग्वेज जैसे होता है, डिफरेंट लैंग्वेज में वो शेप करके सिमेंटिक स्ट्रक्चर उसमें होता है। तो इट केम अबाउट इन 1929। ये 1929 में अगर आप देखिएगा तो ये थ्योरी जो है वो इन 1929 में हुआ आया था। एंड द थ्योरी इज नेम्ड आफ्टर द अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्ट एडवर्ड साफिर एंड हिज स्टूडेंट बेंजामिन वुल्फ। ठीक है, तो एडवर्ड साफिर जो था वो टीचर था, जो कि एक एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्ट थे, एंड उसके जो स्टूडेंट थे वो थे बेंजामिन वुल्फ। ठीक है, तो एक टीचर स्टूडेंट का ये एक बहुत ही अच्छा एक थ्योरी है जिसका नाम है साफिर-वुर्फ हाइपोथेसिस। तो ये सब थ्योरीज जो है, जैसे स्ट्रक्चरलिस्ट का थ्योरी है, ठीक है, फर्डिनेंड डे सॉसर का, ठीक है, उसका एक बुक भी था, कोर्स डी लिंग्विस्टिक जनरली, ठीक है, द स्टडी ऑफ द कोर्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स। एंड उसके साथ साथ जो और भी अगर आप देखोगे उनके कुछ प्रिंसिपल, सॉसरियन प्रिंसिपल्स भी है आपके बुक में। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी मैंने आपको समझाया कि क्या करना है, लैंग, परोल, सिंटैग्मेटिक, पैराडिग्मेटिक, ठीक है। फिर है और भी अगर आप देखोगे ये जो आपको थ्योरीज जो दिए गए हैं उस चीज़ को आपको पढ़ के समझ के लिखना है, ठीक है। फिर आपका अगर आप देखोगे मेंटलिस्ट में अगर कौन है, मेंटलिस्ट में जैसे अगर आप देखोगे नोम चॉम्स्की है, ठीक है। नोम चॉम्स्की में अगर आप देखोगे वो पर्टिकुलर जो ब्लॉक है आपके बुक में, ठीक है, ब्लॉक 1 आई थिंक से यूनिट 2 में है, ठीक है, जो कैसे करके साइन सिग्निफायर कैसे करके स्ट्रक्चरलिस्ट ने दिया है। एंड स्ट्रक्चरलिस्ट के जो थोड़े ही एक दो पेज बाद ही आपको मेंटलिस्ट का मिलेगा, जैसे नोम चॉम्स्की का था, जिसने कुछ, मैं आप लोगों को जैसे टर्म्स में बता देता हूँ। नोम चॉम्स्की का जैसे कॉम्पिटेंस, ठीक है, का कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस है, ठीक है। आगे भी हम लोग देखेंगे, अगर जब क्वेश्चंस होगा तो आप लोग को पता चलेगा कि कैसे कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो ये बुक में भी आपका है, ये पर्टिकुलर चैप्टर आप ज़रूर से देखिएगा। ये जितने भी थ्योरीज हैं, लिंग्विस्ट, वो स्ट्रक्चरलिस्ट, मेंटलिस्ट, सोशल लिंग्विस्ट्स जो है, उनके बारे में एक बार जस्ट रीड कर लीजिएगा। एंड कुछ जो उसका जो टर्म्स है उसको अंडरलाइन कीजिएगा, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आते हैं फिर से कि ये जो थ्योरी है इसको और क्या नाम दिया गया है। तो इसका नाम जैसे लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी है, लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर आप देखिएगा, लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी, दिस टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका स्पेसिफिकली साफिर-वुर्फ हाइपोथेसिस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी। और इसको और भी नाम दिया गया है, जैसे लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म, वुर्फेम हाइपोथेसिस, वुर्फेनिज्म। तो अब हम लोग देखते हैं कि थ्योरी का जो कैसे वो आया था। तो द आइडिया दैट अ पर्सन्स नेटिव लैंग्वेज डिटरमाइंस हाउ ही और शी थिंग्स वॉज पॉपुलर अमंग बिहेवियरिस्ट। जो बिहेवियरिज्म्स जो थे, वो बिहेवियरिस्ट लोग ये बोलते थे कि 1930s तक उनका जो बिहेवियर जैसे है, वो कैसे वो सोच रहे हैं, उसी के ऊपर में ही वो एक नेटिव लैंग्वेज में वो चीज़ों को बोलते थे, ठीक है, 1930s तक। एंड ऑन अंटिल कॉग्निटिव साइकोलॉजी थ्योरीज केम अबाउट in the beginning in 1950s and increasingly in influence in the 1960s. Behaviorism taught that behavior is a result of external conditioning and doesn't take feelings, emotions and thoughts into account as affecting behavior. तो ये एक पर्टिकुलर चीज़ को समझाया जा रहा है यहाँ पर कि बिहेवियरिस्ट जो थे वो ये बताते थे कि उनके जो एक्सटर्नल में जो बिहेवियर्स जो होते थे, जैसे कैसे एक पर्टिकुलर एनिमल कैसे बिहेवियर कर रहा है, या पर्टिकुलर सिचुएशन सोसाइटी में कैसे बिहेवियर हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर टाइम में बिहेवियरिस्ट लोग ये चीज़ के ऊपर में लैंग्वेज में एक पर्टिकुलर नेम देते थे,
ठीक है। अब यहाँ पर कुछ हिस्ट्री है, इसको हम लोग देखेंगे। उसके पहले ही अगर आप थोड़ा देर बाद अगर देखिएगा तो नॉम चॉम्स्की का जो आइडिया जो था वो कैसे अलग था, ठीक है। तो नॉम चॉम्स्की बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिंग्विस्टिक जो जो जितने भी लिंग्विस्ट्स हैं उनका जो थ्योरीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेंटलिस्ट में आपको ये मिलेगा एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो कुछ बहुत अच्छे अच्छे टर्म्स जो है वो बहुत अच्छे ह्यूमन लैंग्वेजेस के लिए वो चीज़ को बहुत अच्छे से उसको डिफाइन किए हैं। जैसे यूनिवर्सल ग्रामर हो गया, ठीक है, ये आपका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हो गया, ठीक है, ये जो टर्म्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर हो गया, ठीक है, कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंटलिस्ट के हिसाब से। तो जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर टर्म्स को ज़रूर देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा, ताकि ये जो चीज़ है ये आपका जो बेसिक है ये लिंग्विस्ट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको मार्क्स में भी आपको अच्छा मिलेगा एंड इस चीज़ में आपका प्रिपरेशन में भी बहुत अच्छा आपको मतलब इसमें अच्छा होगा, ठीक है। तो ये आपका बेस है कि आप कौन से लिंग्विस्ट आएँ, कैसे करके वो भाषा को बताएं कि कैसे वो चेंज हुआ है या क्या बिहेवियर से, या कैसे वो चीज़ को फॉर्म करेंगे नाम को या पर्टिकुलर लैंग्वेज को कैसे करके वो हुआ है, उस चीज़ के बारे में ही ये हाइपोथेसिस या थ्योरीज है, ठीक है। तो द सफीर-वुड हाइपोथेसिस वाज टॉट इन कोर्सेज थ्रू द अर्ली 1970s के टाइम में वो पढ़ाया जाता था एंड हैड बिकम वाइडली एज ट्रूथ बट इट फेल आउट ऑफ अ फेवर। अब यहाँ पर बहुत सारे और भी थ्योरीज आते रहे। अगर आप देखिएगा तो एक इसमें कुछ फ्लॉज भी है। तो एक न्यू वुडफिनिज्म भी एक है जो कि एसेंशियली एक वीकर वर्जन है साफिर-वुड हाइपोथेसिस का, ठीक है। तो इट एंड सेज दैट लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस अ स्पीकर्स व्यू ऑफ द वर्ल्ड बट डज नॉट इनएस्केपेबली डिटरमाइन इट। तो ये बताता है कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज जो है वो स्पीकर का व्यू ऑफ द वर्ल्ड में वो किस नज़रिए से देख रहा है। सपोज पकड़ लीजिए कि एक बच्चा कैसे करके देख रहा है एंड अगर थोड़ा वो जो अडल्ट होगा या मिड टीनेजर होगा वो उसका नज़रिया थोड़ा अलग होगा। तो बहुत सारे नेटिव जो लोग हैं उनके जो विथ एज भी उनका नज़रिया बदलता है। शायद आप जैसे पहले सोचते थे अभी आप वैसे नहीं सोचते, उससे शायद थोड़ा और एडवांस आप सोचते हो या उस चीज़ से आपका नज़रिया बदल गया है। तो जैसे आपका सिचुएशन होगा, मतलब जैसे आप बढ़ते रहोगे उसका आपका सिचुएशन में भी आपके थ्योरीज़ में भी डेवलपमेंट आएंगे। तो वैसे ही थ्योरीज़ में भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स, कुछ अच्छे कुछ बुरे, और कुछ चीज़ों का डेवलपमेंट भी हुआ। तो थ्योरीज का फ्लॉज क्या था, जैसे वन बिग प्रॉब्लम विद द ओरिजिनल सफीर-वुड hypothesis was stems from the idea that if a person's language has no word for a particular concept then that person would not be able to understand that concept। तो ऐसा नहीं है कि अगर उसको एक पर्टिकुलर पर्सन का लैंग्वेज नहीं रहेगा तो वो पर्टिकुलर का वर्ड का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पाएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपको अगर उस चीज़ के बारे में पता नहीं है तो उसका कोई आप नाम ही नहीं दोगे, ठीक है। उस चीज़ के लिए कॉन्सेप्ट का जो लैंग्वेज है वो उस चीज़ के लिए अगर उसको नहीं भी पता है तो उसका नाम है या उसको नाम देना पड़ेगा, क्योंकि उस चीज़ का जो लैंग्वेज के हिसाब से अगर आप देखोगे लैंग्वेज का नेमिंग का हिसाब से एक पर्टिकुलर चीज़ को डिफाइन करने के लिए ही वो चीज़ को आसान करने के लिए वो बताया गया। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस है, डिफरेंट टाइप, जैसे मैंने एज का भी एक बताया कि कैसे करके वो बढ़ते हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ जब वो कोई दूसरे जगह पे जाते हैं तो वो बदलता रहता है। तो यही चीज़ है कि जैसे यहाँ पर अगर आप देखिएगा कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है। तो फॉर एग्जाम्पल टेक द जर्मन वर्ड स्ट्रम्फ्रे विच इज़ एसेंशियली इज़ अ फीलिंग दैट यू हैव द होल हाउस टू योर सेल्फ बिकॉज योर पेरेंट्स और रूममेट्स आर अवे। जब आप शायद कोई वेकेशन में आपके पेरेंट्स या आपके जो रूममेट्स हैं वो चले गए हैं तो आपके पास पूरा जो घर है वो आपका है, तो वो स्ट्रम्फ्रे है। Just because English doesn't have a single word for the idea doesn't mean that Americans can't understand the concept। इसका मतलब यही है कि कोई चीज़ अगर लैंग्वेज में आप कोई इंग्लिश में वो वर्ड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिकन्स को वो पता नहीं है। हर चीज़ को एक वर्ड से ही डिफाइन करना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए शायद आप एक सेंटेंस में भी बता सकते हो या कोई चीज़ और वे में भी बता सकते हो। इसीलिए सफीर-वुड हाइपोथेसिस का थोड़ा यहाँ पर ड्रॉबैक था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट पर्टिकुलर चीज़ क्या है। इसमें और भी एग्जांपल्स दिए गए हैं बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिफाइन ओनोमेटोपोइया। ये मैंने पहले भी बताया था कि ओनोमेटोपोइया क्या है, नेचुरल साउंड सोर्स। जहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है मैंने अंडरलाइन किया है, आप लोग भी जब कोई चीज़ को लिखिएगा आंसर्स में तो क्या कीवर्ड है उसको अंडरलाइन करने से अच्छा होगा। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, जैसे वो बिगिनिंग्स ऑफ अ लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल साउंड्स। एक नेचुरल साउंड्स में ये था एंड इमिटेशंस ऑफ द नेचुरल साउंड्स विद अर्ली men and women heard around them। आप अगर देखिएगा कि इस बार के लिए ऑरिजिन्स ऑफ द लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा उसको क्या क्या टाइप्स ऑफ ऑरिजिन्स ऑफ लैंग्वेज है। एटलीस्ट शॉर्ट नोट्स में कोई भी एक प्रकार का आ सकता है,
ठीक है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट फ्लू बाय मेकिंग अ काउ काउ साउंड, ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताए थे, या कुकू साउंड, तो ये ओनोमेटोपिया या बाउवाउ थ्योरी या ओनोमेटोपिक इकोइक थ्योरी भी बताया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा है, मतलब उतना डिफिकल्ट नहीं है ये पर्टिकुलर थिंग कि ऑल्दो म्यूलर रिजेक्टेड दिस थ्योरी, इट इज़ ट्रू दैट वर्चुअली एवरी लैंग्वेज हैज़ सम परसेंटेज ऑफ ओनोमेटिक वर्ड्स इन इट वोकेबलरी। ऑल्दो म्यूलर ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया था, बट ये चीज़ का जो वोकेबलरी में हर पर्टिकुलर मतलब लैंग्वेज में अगर देखिएगा तो कहीं ना कहीं ओनोमेटोपिक वर्ड है, चाहे वो इंग्लिश में बोलिए या फ्रेंच में बोलिए या कहीं पर भी बोलिए। जैसे इंग्लिश में कॉकर डूडल डू है, फ्रेंच में कॉकोरिका है, रशियन में कुकुकुई है, एंड जर्मन में किकिडिकी की है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप का, यहाँ पर और भी एग्जांपल्स दिए गए हैं कि कैसा टाइप का ओनोमेटोपिक वर्ड्स है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसके बारे में देखेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए। व्हाट इज सिग्निफायर, गिव एग्जांपल्स फ्रॉम योर मदर टंग टू सपोर्ट योर एक्सप्लेनेशन। कि सिग्निफायर आपका सॉसेरियन प्रिंसिपल से जस्ट पहले आएगा, साइन, सिग्निफायर, सिग्निफाइड। ठीक है, तो व्हेन वी नो अ लैंग्वेज वी आर एबल टू रिलेट अ साउंड टू द मीनिंग। Apart from a knowledge of the sounds and sound patterns, it is important to know that certain sound sequences signify certain meanings. When we hear a word from a language which is new to us, we are unable to comprehend it, but speakers of that language are able to understand each other. Each concept or meaning is named differently to each language. To understand this, let us take the following example. देखिए, मैंने एक बार आपको बताया भी था, जब मैं पेपर कैनलिस्ट में मैंने बताया था कि यहाँ पर डायग्राम आप ज़रूर से दीजिएगा। जब आप ऐसे करके डायग्राम देते हैं ना, बहुत ही सिंपल डायग्राम है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अच्छा से डायग्राम देना है। ये देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल डायग्राम है, इसमें आपको एक मीनिंग कॉन्सेप्ट सिग्निफाई किया गया है। आपके वहाँ पर एक ट्री का एक सिंबल देना है। ठीक है, और सिग्निफाई और सिग्निफायर का और एक भी डायग्राम है, जहाँ पर आपका वो सिग्निफाइड है एंड सिग्निफायर है, अप डाउन करके एरो है बुक में, वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे करके एक अप डाउन करके एरो दिया गया है, वो भी सिग्निफायर सिग्निफाइड का उसका भी आप दे सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर एक ट्री जो है साउंड, जो कि इंग्लिश में बोला जाता है ट्री। फिर है माड़म, जिसको बोला जाता है तमिल में, गाछ बोला जाता है बंगला में, एंड पेड़ बोला जाता है हिंदी में, एंड आरबोल स्पेनिश में बोला जाता है। तो देख रहे हैं यहाँ पर कैसे एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का डिफरेंट डिफरेंट उसका नेम्स है, बट उसका जो पर्टिकुलर चीज़ को जो सिग्निफाई किया जा रहा है, वो जो एक पेड़ है, ठीक है, या ट्री है, वो चीज़ चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपका चेंज नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ आप समझ ही पा रहे हैं कि कितना ये इंपॉर्टेंट है। द यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट और मीनिंग ऑफ अ ट्री, अ वुडी पेरेनियल प्लांट typically having a single term or trunk growing to a considerable height and bearing lateral branches at some distance from the ground, is commonly to every human who has been exposed to the concept or meaning of a tree. जिसको भी ये ट्री दिखा है उसको पता है कि ये ट्री क्या है। शायद उसको नाम शायद वो अलग हो सकता है, उसको आप बोल शायद कुछ और कोई लैंग्वेज में और कोई भाषा में कोई नाम दे सकते हैं, बट वो ट्री ही रहेगा। ठीक है, जो कि इसमें एक पेड़ है, इसमें एक ब्रांचेज है, कुछ ब्रांचेज है, इसका कुछ शायद फल वल रहेंगे, या यहाँ पर कुछ शूट रहेगा, या ट्रंक्स रहेंगे, या स्टेम्स रहेंगे, बट वो ट्री रहेगा। ठीक है, तो यही चीज़ ये ट्री, ये सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड का ये पर्टिकुलर चीज़ में बताया जा रहा है। तो कैसे करके ये मदर टंग लैंग्वेज में, सपोज पकड़ लीजिए कि एक मदर टंग लैंग्वेज में शायद किसी का जो मदर टंग लैंग्वेज वो बंगाली है, या वो हिंदी है, ठीक है, या इंग्लिश है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा उसका मदर टंग लैंग्वेज है। वो अगर आप कहीं पर भी जब जाते हैं तो वो चीज़ में वो पर्टिकुलर चीज़ से वो बोलेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि देयरफॉर द रिलेशन बिटवीन द साउंड एंड सिग्निफायर, मतलब साउंड क्या है, सिग्निफायर, एंड द मीनिंग दैट इज सिग्निफाइड। ठीक है, तो एक सिग्निफायर है और दूसरा सिग्निफाइड है। तो यहाँ पर सिग्निफायर कौन सा हुआ, सिग्निफायर हुआ आपका ट्री। ठीक है, ट्री एक पर्टिकुलर चीज़ को बताया जा रहा है, ट्री है TREE। ठीक है, वो वाला ट्री है। तो उस सिग्निफाइड किसको किया जा रहा है, ये पर्टिकुलर चीज़ को। ठीक है, तो सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। ठीक है, तो एक मीनिंग को किया जा रहा है एक पर्टिकुलर चीज़ को, जो कि आर्बिट्रेटरी है। वाई इज इट कॉल्ड ट्री इन इंग्लिश एंड आर्बोल इन स्पेनिश, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उसका एक लॉजिकल कनेक्शन है, दूसरी भाषा है, लैंग्वेज के जो मतलब लोग दूसरे टाइप में उस चीज़ को सेम है बट उसको अलग लैंग्वेज में बताते हैं, या सेम लैंग्वेज से वो अलग लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट किया जाता है, तब जाके उसका जो मीनिंग सेम है बट वो चीज़ हो जाता है, अलग हो जाता है वो। ठीक है, व्हेन वी से दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द साउंड ट्री
and the meaning signified is arbitrary and do not imply that the choice of the concept is called left entirely to the speaker since the individual does not have the power to change a sign in any way. तो ये जो पर्टिकुलर ट्री है, ये ट्री जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वो ट्री ही रहेगा इंग्लिश में, ठीक है. इसीलिए वो आर्बिट्ररी है. इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं कि जब भी आप एक लैंग्वेज का जो एक सिग्निफाइड किया गया है वो ट्री को, उसको ट्री ही बोला जाएगा इंग्लिश में, ठीक है. Ferdinand de Saussure, also known as the father of modern linguistics, points out that the relationship between the signifier जो कि sound है and signified जो कि meaning है. मतलब पकड़ लीजिए tree, तो TRREE, तो ये tree हम लोग बोल रहे हैं, और signified मतलब जो meaning है, जो कि वो जो पेड़, जो actual जो पेड़ है या symbol है या कुछ भी चीज़ को आप दिखा रहे हो तो वो signified हो गया. Is unmotivated, that is arbitrary. In that it actually has no natural connection with the signified. तो वो सिग्निफाइड के साथ कोई भी एक नेचुरल मतलब ये नहीं है कि वो ही एक पर्टिकुलर होगा और उस चीज़ का ही सिर्फ एक ही नाम होगा, ऐसा नहीं है. मेनी लैंग्वेजेस हैव डिफरेंट और भी चीज़ है. जैसे हमारे और भी यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, आप बुक पे भी कुछ एग्जांपल्स दिए रहेंगे. अब हम लोग देखेंगे व्हाट आर सम ऑफ द सॉसरियन प्रिंसिपल्स, ब्रीफली एक्सप्लेन देम, ठीक है. ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मैंने इसीलिए आप लोग को बताया कि क्या कैसे करके आप आंसर्स को लिखोगे. ऐसा नहीं है कि हर जगह पे ही आपको अंडरलाइन करना है, बट मैं जस्ट कीवर्ड्स के लिए यहाँ पर पेंसिल में और थोड़ा अंडरलाइन कर दिया ताकि ये सब चीज़ आपके जो पर्टिकुलर आंसर में ये सब चीज़ आप अगर लिखोगे तो वो आंसर में मतलब एक इंट्रोडक्शन की तरह काम करेगा, ठीक है. तो ये सब चीज़ आपको मिस नहीं करना है. जैसे आपका बुक्स है, ठीक है, इसमें आप कोट्स दे सकते हो, कोट्स दे के भी आप कर सकते हो, ठीक है. सिंगल कोट दे के आप ये चीज़ का बता सकते हो. अगर कोई बुक लिख रहे हो या बुक के नाम लिख रहे हो तो उसको अंडरलाइन एंड कोट में भी आप दे सकते हो. तो फर्डिनेंड डी सॉसरे जो थे वो एक स्विस लिंग्विस्ट थे एंड हैड लेड द फाउंडेशन ऑफ द फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स का जो था वो फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स के लिए वो उसने बताया था. और वो स्पेशली अगर आप देखोगे स्ट्रक्चरलिस्ट पे बहुत एक मतलब अहम रोल वो प्ले किए थे. तो उनका जो बुक था कोर्स डे लिंग्विस्टिक जनरली, या उसको भी बोल सकते हैं द कोर्स ऑफ द स्टडी ऑफ जनरल लिंग्विस्टिक्स, अगर आप देखोगे वो क्या चीज़ में लिखे थे. उसके डिसाइपल जो थे वो पब्लिश्ड इट पॉस्ट्यूमसली, मतलब आफ्टर हिज डेथ, ठीक है. वो उसने पब्लिश नहीं किया था, उसके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने वो मतलब जो डिसाइपल्स थे या जो फॉलोअर्स थे उन्होंने पब्लिश किया था. तो उन्होंने लिखा था बट उसने पब्लिश नहीं किया था. तो इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ हिज लेक्चर्स गिवन एट यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा. तो ये पर्टिकुलर चीज़ में अगर आप देखोगे तो ये बहुत लोग बोलते हैं कि ये बुक जो है शायद उसने लिखा था, बट ये बात नहीं है. उसके जो डिसाइपल्स जो थे पोस्टुमसली, ठीक है, उसके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने ये चीज़ को मतलब पब्लिश किया था. बट वो क्या था, वो लेक्चर था, ठीक है. ये सब चीज़ थोड़ा आपके कॉन्सेप्ट में आप लोगों को समझ में आएगा अगर आप थोड़ा रीड कीजिएगा, तभी आपको पता चलता है ये सब चीज़. तो जब आप इस चीज़ को देखिएगा कि उसका जो लेक्चर्स था उसको कंपाइल किया गया है, ठीक है. तो कोई भी एक सपोज आप कोई भी क्लास में लेक्चर ले रहे हैं, उसको आप नोट डाउन किया एज नोट्स, उसी को उन्होंने उस चीज़ को पब्लिश कर दिया एक बुक के हिसाब से, कोर्स डी लिंग्विस्टिक जनरली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप स्ट्रक्चरलिस्ट के फर्डिनेंड डे सॉसरे के बारे में अगर आप लिख रहे हो तो, ठीक है. इट हैज़ बिकम एन एसेंशियल टेक्स्ट इन द लिटरेरी कैनन ऑफ लिंग्विस्टिक्स एज the book documents his research, ideas and analysis of the nature of language that gives a great insight into the basics of structural linguistics. Structural linguistics या structuralist के लिए ये बहुत important है. वो एक बेसिक्स होता है क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से वो चीज़ को बताया था लेक्चर में कि वो एक बहुत अच्छे से एक यूज़फुल बुक माना जाता है आपके स्ट्रक्चरल लिंग्विस्ट के लिए, ठीक है. For anyone new to the linguistics, it becomes necessarily important to be thoroughly familiar with the major dichotomies or concepts that Saussure came up with in his Cours de Linguistique generally. तो बहुत important था वो बुक. ये बुक में जैसे आपको बताया कि मैंने इसको अंडरलाइन किया है, तो थ्रू दीज प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स वी कैन ट्रेस बैक द ओरिजिन ऑफ स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स. तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, ऐसे लैंग्वेज एंड पड़ोल हुआ, मतलब लैंग एंड पड़ोल. तो लैंग क्या है, लैंग एक लैंग्वेज है. द लैंग्वेज इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ टू पार्ट्स, लैंग एंड पड़ोल, एंड द लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन इज जस्ट नॉट पॉसिबल इफ दीज टू वर्क इंडिपेंडेंटली एंड इंडिविजुअली. तो ये दोनों ना कनेक्टेड है, लैंग एंड पड़ोल, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ को अच्छे से देखिएगा, ठीक है, कि द लैंग रिप्रेजेंट्स द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज हैविंग signs, rules and patterns devised by a particular social group for communication. The parole meaning the utterance of that language, या
अगर आप अटरेंस बोल सकते हो या यूजेज बोल सकते हो, ठीक है। अटरेंस हो सकता है, ये यूजेज भी हो सकता है, ठीक है। मतलब जब भी आप एक लैंग्वेज को बोल रहे हो या लिख रहे हो, ठीक है, तो उसको मतलब बोल सकते हो कि वो पड़ोल होता है। एंड लैंग थस इट वेरीज फ्रॉम कम्युनिटी टू कम्युनिटी एंड रीजन टू रीजन, मतलब एक स्पीच कम्युनिटी में जब वो यूज़ होता है उसको लैंग कहा जाता है, ठीक है। एंड जब वो पर्टिकुलर अटरेंस मतलब बोला जाता है या लिखा जाता है तो उसको पड़ोल कहा जाता है, ठीक है। बुक में इसमें बहुत अच्छे से आपका डेफिनेशन भी दिया गया है, आप उस चीज़ को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है कि एंड थस इट वेरीज फ्रॉम कम्युनिटी टू कम्युनिटी एंड रीजन टू रीजन, हाउएवर दिस डाइकोटोमी इज ओवरशैडोड बाय चॉम्स्कीज डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। जैसे मैंने आपको बताया मेंटलिस्ट के लिए ये कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। जैसे मैंने कीवर्ड्स कुछ दिए थे, ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर, यूनिवर्सल ग्रामर, कॉम्पिटेंस, परफॉर्मेंस, ये मेंटलिस्ट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप प्रिपेयर कीजिएगा बुक से या अगर आप सॉफ्ट कॉपी से भी अगर रीड करते हैं तो ये सब टर्म्स का एटलीस्ट आप देख लीजिएगा। सारा नहीं होगा तो एटलीस्ट कुछ कीवर्ड्स का ज़रूर से आप ध्यान रखिए ताकि आप उस चीज़ के बारे में बता पाए। ये सब जो कीवर्ड्स होते हैं जैसे कॉम्पिटेंस, परफॉर्मेंस, ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर, ठीक है, फिर यूनिवर्सल ग्रामर जो नॉर्म चॉम्स्की ने दिया था, ये सब चीज़ अगर मेंटलिस्ट के क्वेश्चन में अगर आप दीजिएगा तो वो क्वेश्चन जो है, जो एग्जामिनर जो चेक कर रहे हैं आपके आंसर को, उसको मार्क्स देने में आसानी होगा आप लोग को, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इन इंग्लिश एन एप्पल इज कॉल्ड एप्पल वेर एज इट इज कॉल्ड याबोलोको, ठीक है, याबलोको in Russian. Hence, the lang in English has rules and patterns of letters which allows the parole to utter an apple as an apple. तो आप अगर उसको बोल रहे हो या लिख रहे हो तो वो हो गया आपका पड़ोल। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि अगर कोई लैंग्वेज में आप अगर उसको बोल रहे हो या लिख रहे हो तो वो क्या हो गया, वो हो गया पड़ोल। एंड अगर वो पर्टिकुलर चीज़ में कोई लैंग में अगर उसमें कोई एब्स्ट्रैक्ट स्पीच कम्युनिटी में एक रूल है, एक पैटर्न अगर हुआ कि कौन सा लेटर में कौन सा लेटर यूज़ करेंगे या कौन सा वो मतलब जो सिस्टम है उसमें कौन सा रूल्स एंड पैटर्न्स अगर बोला जाए तो उसको लैंग कहा जाता है, ठीक है। तो सॉसर ऑल्सो डिस्क्लोज सिंक्रोनिक एंड डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्टडी ऑफ लैंग्वेज कैन हैपन एट अ पर्टिकुलर टाइम इन टाइम और कैन बी टेकन अप एज एन एवोल्यूशन ओवर टाइम। तो यहाँ पर ही कुछ कीवर्ड्स है, ये जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ कीवर्ड्स को ध्यान दीजिएगा। तो सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक स्टडीज लैंग्वेज एज अ सिस्टम इन अ पर्टिकुलर स्टेट और एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब वो एक पर्टिकुलर टाइम में, सपोज पकड़ लीजिए अभी का लैंग्वेज हम लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं, शायद वो हिंदी में है, ठीक है, तो उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है वो अभी मतलब ये पर्टिकुलर टाइम पे ही ये चीज़ बताया जा रहा है कि अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, एक पर्टिकुलर सिस्टम या पर्टिकुलर स्टेट ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बारे में बोला जा रहा है। और अगर आप देखोगे, अगर स्टडी ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस टाइम मतलब हिस्ट्री को अगर आप बोलोगे, मतलब हिस्ट्री ऑफ अ डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज, उसको क्या हम लोग बोलेंगे, उसका हो जाएगा डायक्रॉनिक। डायक्रॉनिक या हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज ओवर टाइम, उसको डायक्रॉनिक कहा जाता है। और सिंक्रोनिक का मतलब होता है एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो आप कैसे याद कर सकते हो, सिंक्रोनिक मतलब एट अ पर्टिकुलर टाइम मतलब उसी टाइम में, ठीक है, एंड डायक्रॉनिक मतलब इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज ओवर टाइम या हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर एवोल्यूशन ऑफ अ टाइम, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये जो 6 प्रिंसिपल्स है जो कि सिंक्रोनिक, डायक्रॉनिक, जैसे सिंटैग्मेटिक, पैराडिग्मेटिक, लैंग, पड़ोल, ठीक है, ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जब स्ट्रक्चरलिस्ट पढ़ोगे तो आप, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सॉसरे द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज वर्क्स इन 2 डिस्टिंक्ट वेज, ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट वेज में ये काम करता है, जैसे कॉम्बिनेशन एंड सब्सटीट्यूशन। अब यहाँ पर लैंग का जो लैंग्वेज में जो हम लोग कैसे लिखते हैं चीज़ों को, उस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। जैसे सिंटैग्मेटिक हो गया, पैराडिग्मेटिक हो गया, ये आपके जून 2023 में भी आया था। तो आप देख ही सकते हो कभी ना कभी ये क्वेश्चंस आज नहीं तो कल ये आएंगे ही, बस पैटर्न थोड़ा चेंज होता है, बट कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स है वो कभी ना कभी वो रिपीट होगा ही, चाहे वो ब्लॉक 1 से हो या ब्लॉक 2 से हो या ब्लॉक 3 से हो या ब्लॉक 4 से हो। वो चीज़ों को ना एक मतलब वो लोग क्या करते हैं कि ऑल्टरनेटिव ईयर्स में ये शायद एक पर्टिकुलर चीज़ दिए है तो नेक्स्ट पार्ट वो वही पर्टिकुलर ब्लॉक से शायद कुछ और पर्टिकुलर क्वेश्चन दे देंगे। तो इसीलिए पेपर एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम लोग देख पाए कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे करके हम लोग आंसर करेंगे, ठीक है। तो जब आप देखिएगा कि इस जगह पे क्या हम लोग देख पा रहे हैं कि सिंटैग्मेटिक एंड पैराडिग्मेटिक, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे सिंटैग्मेटिक जो है उसका मतलब क्या है, सिंटैग्मेटिक मतलब कॉम्बिनेशन,
ठीक है। सिंटैग्मेटिक मतलब कॉम्बिनेशन और सब्स्टिट्यूशन का मतलब है पैराडिग्मेटिक। देखिए ये एकदम जस्ट ऊपर ऊपर ही है, तो ये वाला चीज़ आप जब लिख रहे हो, एक कॉपी में भी आप लिख सकते हो या कहीं पर भी लिख सकते हो, तो एकदम डायरेक्ट आप लिख देना सिंटैग्मेटिक मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स एंड पैराडिग्मेटिक मतलब सब्स्टिट्यूशन ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। तो अगर आप देखिएगा, जैसे मैंने लास्ट पर्टिकुलर पेपर एनालिसिस में भी या पहले उससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि सिंटैग्मेटिक में मतलब क्या है, एक फिक्स सीक्वेंस बताया जाता है। ये फिर से एक चेन टुगेदर इन अ फिक्स सीक्वेंस, ठीक है। ये एक हो गया क्या, ये हो गया एक पर्टिकुलर कीवर्ड। जो सिंटैग्मेटिक में क्या है कि एक फिक्स चेन टुगेदर इन अ फिक्स सीक्वेंस। और अगर आप देखोगे पैराडिग्मेटिक में क्या होता है, पैराडिग्मेटिक में होता है कि इट इज़ लाइक सब्स्टिट्यूशन, मतलब उसके अलावा और क्या है, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो उसके हैं, जो होल्ड्स इन बिटवीन द सेट ऑफ वर्ड्स। से सपोज कैट का हो गया तो वो मैट हो सकता है, बैट हो सकता है, वही चीज़ है, ठीक है। तो ये कुछ कीवर्ड्स है जिसके हिसाब से आपको पढ़ना है एंड उस चीज़ को पढ़ने से आपका वो आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे ये फोनिम्स में ये आपकी हुआ, बैट हुआ, क्या अगर कैट हुआ तो उसका के करके यूनिट होता है, तो वो कैट होता है फोनेमिक लैंग्वेजेस में। ऑफकोर्स कैट प्रोनाउंसिएशन में इंग्लिश का थोड़ा अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वाई इज़ वर्ड स्ट्रेस सिग्निफिकेंट इन इंग्लिश, गिव एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट योर आंसर। तो ये हम लोग पहले भी देखे थे जब हम लोग स्ट्रेस का आंसर्स हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन किए थे कि कैसे वो इंपॉर्टेंट है। जैसे एक प्रोमिनेंट लाइन दिया जाता है और उसके बाद यहाँ पर बिलीव, ठीक है। तो अगर बिलीव वर्ड है तो यहाँ पर बी लीव, तो यहाँ पर 2 सिलेबल है, तो ये 2 सिलेबल वर्ड है और ये सेकेंड सिलेबल का जो सेकेंड जो पार्ट है उसमें स्ट्रेस दिया गया है, तो बिलीव, ठीक है, बिलीव। तो अगर आप देखिएगा बिलीव में लीव ज़्यादा आपका साउंड में वो ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। तो आप अगर गूगल टेक्स्ट टू स्पीच में भी देखिएगा तो बहुत सारे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन आपको थोड़ा उस पर पता चलेगा कि कौन सा ज़्यादा आप स्ट्रेस दे के बोल रहे हैं। तो वहाँ पर सिलेबल्स है। सिलेबल्स क्या है, एक पर्टिकुलर वर्ड में स्मॉलेस्ट यूनिट जिसमें आप उसको तोड़ सकते हैं एक पर्टिकुलर वर्ड का, ठीक है। जैसे कोई भी वर्ड अगर पकड़ लीजिए, जैसे बिलीव हो गया, तो एक पर्टिकुलर वर्ड में उसको अगर सिलेबल्स कितने हैं उसको तोड़ के देखना है तो वो 2 वर्ड है, 2 स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में भी हम लोग पहले भी देखे थे। और जैसे हम लोग स्ट्रेस में भी देख सकते हैं, एक सेंटेंस में भी देख सकते हैं, व्हाट टाइम इज़ इट, व्हाट टाइम इज़ इट, ठीक है। या आई एम गोइंग टू अ बर्थडे पार्टी। अब आप देख सकते हैं जो आपका ज़्यादा हाईलाइटेड है उस चीज़ को मैंने डार्क करके रखा है, ठीक है। वुड यू लाइक कॉफ़ी और टी, कॉफ़ी और टी, ई आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देते हो। वुड यू लाइक कॉफ़ी और टी, तो कंटेंट वर्ड्स मतलब की वर्ड्स जो होते हैं आर ऑलवेज स्ट्रेस्ड। जो कंटेंट वर्ड्स होता है वो हमेशा ही स्ट्रेस होता है एंड फंक्शन वर्ड्स जो होते हैं वो उतना स्ट्रेस नहीं होता है। तो यूजुअली स्ट्रेस्ड वर्ड्स आर नाउन्स, मेन वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, कॉन्ट्रैक्टेड नेगेटिव फॉर्म्स ऑफ ऑक्सिलरी एंड मॉडल वर्ब्स। ये सब चीज़ के बारे में यही बोला जाता है कि स्ट्रेस वर्ड्स कौन से होते हैं, नाउन होते हैं, मेन वर्ब्स होते हैं, एडजेक्टिव होता है, वर्ब्स होता है। When English is spoken, the speaker alternates between stressed and unstressed syllables. तो ये चीज़ में है जो अनस्ट्रेस्ड और सिलेबल अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल्स है। तो ये चीज़ में भी आपको बोल सकता है व्हाट इज़ रिदम रूल या व्हाट इज़ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। ये जस्ट बेसिक है एक मतलब इंग्लिश में कैसे करके आप एक सेंटेंस को बोलते हो। आई बॉट अ कार ऑन ट्यूसडे, आई बॉट अ कार ऑन ट्यूसडे, ठीक है। तो अ को उतना हम लोग स्ट्रेस नहीं दिए, आई बॉट अ कार ऑन ट्यूसडे, तो ठीक है, आई बॉट अ कार ऑन ट्यूसडे। तो आप अगर ये चीज़ को बार बार बोल के देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ऐसे कैसे करके आप बोल रहे हो। तो स्पीकर कैन स्ट्रेस अ वर्ड इन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग 3 ways, by slightly changing the pitch of the stress syllable of the stressed word compared to the syllables around it। ये कुछ इंपॉर्टेंट कुछ रूल्स है। शायद आप उस चीज़ को थोड़ा जोर से आप बोल सकते हो जिसको आपको स्ट्रेस देना है। by uttering stress syllable of that word for a longer period of normal than normal, by uttering the stress syllable of that word louder than the surrounding syllables। तो ये कुछ रूल्स है एंड ये रिदम रूल कहा जाता है जिसमें कुछ रेगुलर इंटरवल्स और बीट्स में भी होते हैं। तो स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स में बताया जाता है। तो मैनी linguists feel that the rhythm of spoken English is based on regular pattern of stress syllables। तो एक रेगुलर पैटर्न है, जैसे she knew the doctor, she knew that there was a doctor। तो एक रेगुलर पैटर्न में बताया जाता है, कुछ एक सेंटेंस में रेगुलर पैटर्न यूज़ होता है। जैसे कुछ पोइट्री में भी कुछ यूज़ होता था, जैसे आई एम बिग पेंटामीटर, ठीक है। कुछ वर्ड्स यूज़ होते थे जिसका मतलब एक मीटर बताया जाता था पोइट्री के वर्ड्स के लाइन में। तो इसीलिए सिलेबल्स यूज़ होता है। सिलेबल्स पोइट्री में ज़्यादा यूज़ होता है ये पर्टिकुलर, ऑल्दो जो मीटर में हम लोग देखते हैं ना पोइट्री के लाइन्स में, वहाँ पर बहुत सारे मीटर एंड वो सब चीज़ के बारे में बताया जाता है।
तो आज हम लोग ये वाला क्वेश्चन लास्ट देखेंगे कि हाउ कैन वी यूज़ मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ सोर्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर टाइम रहता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो हाउ कैन वी यूज़ मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स। तो मल्टीलिंगुअलिज्म कैसे काम आ सकता है, तो इसके बारे में आपको पूछा गया है। ये भी बहुत ही जनरलाइज क्वेश्चन है। आपको बोला गया है जैसे मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब क्या। मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब मोर देन वन लैंग्वेज। यहाँ पर मल्टी लिंगुअलिज्म वर्ड को अगर तोड़िएगा तो दो वर्ड से भी ज़्यादा। बाईलिंगुअलिज्म मतलब टू वर्ड आपको पता है, जैसे आपका हो गया हिंदी इंग्लिश। अगर किसी को मोर देन वन पता है वो बाईलिंगुअलिज्म भी हो सकता है, बट टू और मोर, ठीक है, तो उसको मल्टीलिंगुअलिज्म बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे अगर आप इंग्लिश हिंदी बंगाली जानते हैं, या इंग्लिश हिंदी अरबिक जानते हैं, या इंग्लिश हिंदी भोजपुरी जानते हैं, तो कोई भी तीन लैंग्वेज अगर आपको पता है या आपको थोड़ा से भी उसके लैंग्वेजेस के बारे में आप पढ़े हैं तो उसको बोला जाता है मल्टीलिंगुअलिज्म। तो ये मल्टीलिंगुअलिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है? टू मेंटेन मल्टीपल आइडेंटिटीज मीन्स दैट वन कैन बिलोंग टू सेवरल स्पीच कम्युनिटीज़। मतलब वो कहीं पर भी बाहर में जाके भी वो बात कर सकता है। कल को अगर आपको इंग्लिश पता रहा तो आप फॉरेनर से भी बात कर सकते हैं, या कोई ग्लोबल कंपनी के साथ भी जब आप जॉब जाते हैं तब आप बात कर सकते हैं। हिंदी पता रहा तो आपके पास अगर आप जब लोकल विलेजेस में जाते हैं तो वो चीज़ में आपका काम आएगा, या आप जब अपने रिलेटिव्स से बात करते हैं या किसी घर वाले से बात करते हैं तो उसमें काम आएगा। तो लैंग्वेज का एक रोल है, क्योंकि रोल में अगर हम लोग बताएंगे ही नहीं तो दूसरा आदमी समझेगा कैसे कि व्हाट डू यू नीड। ठीक है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, वो छोटा बड़ा नहीं है, सारे लैंग्वेजेस का ही रोल है। ऑल्दो इंग्लिश का भी, मतलब अगर आप देखोगे ये जो लिंग्विस्टिक्स है इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सारे लैंग्वेजेस के जो एवोल्यूशन है, कैसे करके वो हुए थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ के बारे में बात करता है। लिंग्विस्टिक सिर्फ इंग्लिश के बारे में ही नहीं बात करता, इसके साथ साथ जो भी लैंग्वेजेस जैसे स्पेनिश, फ्रेंच, ऑल्दो हम लोग स्पेनिश, फ्रेंच, हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, बट हाँ उसको यूज़ कैसे हुआ था, कैसे करके हम लोग उससे बात किए हैं। इसीलिए इंग्लिश इतना सर्वाइव किया है, क्योंकि वो दूसरे लैंग्वेजेस में भी, अगर आप देखोगे हिंदी के भी कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में आए थे, डिक्शनरी में आए थे। ठीक है, फिर वही चीज़ है कि ये जो वर्ड्स है ना, वो डिफरेंट वर्ड्स या डिफरेंट चीज़ में आप अगर देखोगे तो डिफरेंट वर्ड्स और चीज़ों से भी ये बिलोंग करते हैं, और इसीलिए इंग्लिश इतना ज़्यादा सर्वाइव कर पाया है जितने भी कंट्रीज़ में है। तो एक डोमिनेंट लैंग्वेज होता है, हमेशा एक डोमिनेंट लैंग्वेज का जो प्रेशर होता है, जो कि इंग्लिश है। वो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डोमिनेंट लैंग्वेज इंग्लिश है, बट इसके साथ साथ कुछ एथनिक कम्युनिटीज़ में भी है जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में भी बात करते हैं। जैसे चाइनीज़ में भी अगर आप देखोगे तो लोग सोचते हैं चाइना में क्या होगा सबसे अच्छा, मतलब जो उनका जो लैंग्वेज है वो क्या होगा चाइनीज़ में। आप कमेंट करके बोल सकते हो कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है चाइनीज़ का, बट या जो लैंग्वेजेस हैं वो क्या यूज़ करते हैं, तो आप देख सकते हो कि उनका क्या होगा। तो वो मैंड्रीन है, या चाइनीज़ तो नहीं है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि चाइना का चाइनीज़ ही होगा, बट वो चाइनीज़ नहीं है। उसके साथ साथ और भी उनके जो लैंग्वेज मैंड्रीन है, एंड उनका और एक लैंग्वेज है, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या है। ठीक है, तो इन आवर कंट्री ऑल्दो वी टेक ग्रेट प्राइड इन बीइंग मल्टीलिंगुअल, मतलब हमारे, अगर आप देख सकते हो कि सारे लोगों को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो पता ही है। जैसे इंग्लिश हो, बंगाली हो, या हिंदी हो, या भोजपुरी हो, या थोड़ा बहुत तो लैंग्वेजेस आपको पता ही होगा इंग्लिश के साथ साथ। एंड वही चीज़ हमारे इंडियन कल्चर में सबसे बेटर है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ में आप अगर आज अगर उस पर आप कम जानते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि कल आप नहीं जान सकते। लैंग्वेज का यही सबसे अचीवमेंट होता है कि वो आपके अवेयरनेस के, मतलब मेटा कॉग्निटिव अवेयरनेस के ऊपर में है। अगर आप एक चीज़ को प्रैक्टिस करोगे तो वो डेफिनेटली आपको आज नहीं तो कल आएगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम में अगर आप चीज़ को, वो चीज़ में अपने टाइम देते हो तो ओरिजिनली वो थोड़ा टाइम लगता है, बट वो उसके बाद होता है। तो यही चीज़ ये बता रहे हैं कि देखो, अगर कोई एजुकेशनल पॉलिसीज़ में हो गया, या आप अगर कोई कोर्स लिए, या एक पर्टिकुलर ऐप में आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को, तो आस्ते आस्ते वो लैंग्वेज का आपके वर्ड्स जो प्रैक्टिस है, उसके जो लिंग्विस्टिक बिहेवियर, मतलब जो लैंग्वेज का जो मीडियम है, वो भी आप समझ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर और भी चीज़ है कि लैंग्वेज टीचर कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन यूजिंग मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स। मतलब वो बोल सकते हैं कि कैसे करके मल्टीलिंगुअलिज्म इंपॉर्टेंट है। जैसे वो चाहे वो हिंदी हो या कोई भी अदर लैंग्वेज हो अदर दैन इंग्लिश, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज ही नहीं, बहुत सारे और भी हो सकते हैं। तो वो बता सकते हैं कि चाहे वो रीजनल लैंग्वेज ही क्यों ना हो, चाहे वो हिंदी हो या बंगाली हो या मराठी हो या तेलुगु हो, या केरला के की जो नेटिव प्लेस के जो है केरलाइट्स के लिए। ठीक है, तो जो भी है, ठीक है, तो जो भी लैंग्वेजेस है वो करिकुलम में वो चीज़ में पढ़ाना या समझाना वो भी बहुत एक ज़रूरी बात है, क्योंकि इंग्लिश हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे मैं आप लोगों को ट्रांसलेट करके ये चीज़ मैं कैसे समझा रहा हूँ, हिंदी में समझा रहा हूँ, तो इट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल दैट आई कैन ऑलवेज
explain you all only in English, but why do I do it in bilingual mode or multilingual mode? So that you all can understand it better. अदरवाइज क्या हो जाता है कि हम लोग हमेशा सोचते हैं कि इंग्लिश इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट विल फेच यू गुड मार्क्स, or it is the only language of communication. Of course, it is one of the most used language, but it also has other languages that does play a part in as a role in our community. ठीक है, आप शायद समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बताना चाहता हूँ. तो बहुत सारी जो इंडियन लैंग्वेजेस है जो हम लोग देख रहे हैं कि उसका जो रूल्स है उसके अलग अलग रूल्स है, उसके कुछ अलग ही रूल्स होते हैं. जैसे सेंटेंस का कुछ रूल्स होते हैं कि कैसे आप फॉर्मेशन करते हैं. अगर इंग्लिश में होगा तो वो चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब का जो रूल है. तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज में भी वो बहुत सारे चेंजेस है. एंड मल्टीलिंगुअलिज्म हैज़ टू बी अ न्यू नॉर्म इन आवर क्लासरूम्स. जैसे आप अगर आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ कि जैसे NEP 2020 जो है उसमें क्या बताया गया है कि मदर टंग लैंग्वेज जो है उसको इम्पोर्टेंस दिया गया है क्लास 8 तक. और जो करिकुलम जो है वो आस्ते आस्ते मदर टंग लैंग्वेज और जो मल्टीलिंगुअल अप्रोच है वो भी चीज़ आप देख सकते हैं. जैसे आप इग्नू के भी अगर कुछ अगर क्लासेस देखे होंगे, जैसे वो इंटरैक्टिव रेडियो सेशंस रखते हैं, रीजनल लैंग्वेजेस में क्लासेस रखते हैं. तो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स लेते हैं, और वो स्टेप्स हो भी रहा है मल्टीलिंगुअल अप्रोच में. सिर्फ इंग्लिश ही अप्रोच नहीं है, इंग्लिश के साथ साथ और भी हमारे जो इंडियन के जो भाषा है, जो हमारे जो भाषा का संस्कृति है, ये सिर्फ इंग्लिश नहीं है, उसके साथ साथ और भी है. और इसीलिए लिंग्विस्टिक्स एक अहम रोल प्ले करता है. जिस दिन आप ये चीज़ समझ जाएंगे उस दिन आपको ये कोर्स भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा. तो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम इन इंडिया कैनॉट एंड शुड नॉट बी इक्वेटेड विद अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम ऑफ द USA. मतलब आप USA के साथ इंडिया का कंपैरिजन नहीं कर सकते. उनका ऑफ कोर्स इंग्लिश या फ्रेंच या जर्मन वैसा टाइप का होगा, हमारा कुछ अलग टाइप का लैंग्वेजेस है. तो यहाँ पर जैसे और भी कुछ एग्जांपल्स दिया गया है मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में, बताया गया कि कैसे करके इंडियन लैंग्वेजेस में ये इंपॉर्टेंट है एंड हाउ चाइल्ड शुड नो एंड एक्वायर थ्रू दिस. जो अर्ली चाइल्ड जो होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में आप सिखा सकते हो. जैसे छोटा बच्चा जो होता है उसके आप पहले हिंदी या बंगाली या जो रीजनल लैंग्वेजेस है उनको सिखाइए, और उसके साथ साथ आपका इंग्लिश का अगर लोग करा सकते हैं तो ठीक है, बट उसके साथ साथ जो और भी लैंग्वेजेस है जो अपना मदर टंग लैंग्वेज है उसको समझना ज़रूरी है. जो भी नेटिव पीपल हैं जिनका L1 मतलब लैंग्वेज 1 अगर उसका अलग हो, इंग्लिश नहीं हो, जैसे बंगाली हो या हिंदी हो या तमिल हो या कोई भी लैंग्वेज हो, उनको पहले L1 बहुत अच्छे से सीखना ज़रूरी है. मतलब लैंग्वेज 1 जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है और उसके बेसिस में सेकंड जो लैंग्वेज जो एक्वायर किया जा रहा है वो इंग्लिश हो रहा है. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज़ों को जानना ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि इंग्लिश सीखने के लिए हमेशा डायरेक्टली इंग्लिश से ही सीखा जाए. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने जो रूरल और रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनका कोई इंपॉर्टेंस ही ना दे. एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज एंड उसका एक इम्पॉर्टेंस है. अगर आपको पता होगा, मैं आप लोगों को यही चीज़ मैं बताऊंगा कि एक मोनोलैंग्वेज जो चाइल्ड होता है ना, उसका जो घर का जो है जो लैंग्वेज के हिसाब से, उस हिसाब से ही वो सीखता है कि मोनोलिंगुअल. पहले तो अपने घर का लैंग्वेज सीखता है, उसके साथ साथ रीजनल लैंग्वेज और भी इंग्लिश और भी सीखता है. आप अगर देखोगे जब लैंग्वेज का फर्स्ट डेवलपमेंट हुआ था, मैं लास्ट में यही बताऊंगा कि जब एक लैंग्वेज का फर्स्ट डेवलपमेंट हुआ था तो वो सिर्फ इंग्लिश ही नहीं था. ठीक है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट बहुत सारे एज अ साइन और डिफरेंट चीज़ों का था. तो अगर आप देखोगे जब हम लोग ये चीज़ सीखते हैं, बच्चे को भी जब सिखाते हो, तो वो चीज़ में आप शायद वो आपके फैमिली में भी कोई भी हो, तो एक बहुत मुश्किल टास्क होता है मल्टीपल लैंग्वेज सिखाना. ठीक है, तो आप पहले एक पर्टिकुलर लैंग्वेज से उसको सिखाओ ताकि वो आस्ते आस्ते वो चीज़ को ग्रास्प करे, एंड उसके बाद आप एक टारगेट लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज, चाहे वो इंग्लिश हो या कोई और अदर लैंग्वेज हो, चाहे वो फ्रेंच हो, जर्मन हो या कोई भी लैंग्वेज हो जो वो सीखना चाहता है, उस हिसाब से वो सीखेगा. चाहे वो इंग्लिश से जर्मन हो या फ्रेंच से जर्मन हो या हिंदी से इंग्लिश हो, ये दो लैंग्वेज में एक लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का यहाँ पर रोल प्ले होता है. ठीक है, तो ये इतना तक ही मैं आज आप लोग को समझाया. आशा करते हैं आप लोग को ये चीज़ में आपको समझ में आया है. एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल एंड इफ़ यू हैव लर्न समथिंग न्यू, then definitely please like and subscribe so that it gives us more motivation, and I hope that I can make some more videos for your better understanding and more explanation for this particular topic on language and linguistics. Thank you so much.